नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज सिनेमा का दिन था, लेकिन सिनेमा पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आज सामाजिक न्याय पर। और सामाजिक न्याय जो है एक ऐसा शब्द है जो हमारे समाज को सदियों से परेशान करता रहा है, आज भी है। और दिलचस्प ये है कि बीजेपी जो सवर्णवादी राजनीति करती रही, उसको सामाजिक न्याय की पटरी पर या कहिए सामाजिक न्याय के रास्ते पर आने को मजबूर होना पड़ा। और ये मजबूर क्यों होना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। हम फैक्ट बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी भूमिका खड़ी कर दें कि ये प्रोग्राम क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सैकड़ों साल, हजारों साल मानवों के बीच, मनुष्यों के बीच जाति को लेकर के भेदभाव किया जाता रहा। 10% लोग जो सवर्ण रहे, उनके पास तमाम अधिकार, चाहे संपत्ति का अधिकार, चाहे बोलने का अधिकार, चाहे जीने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, तमाम काम करने का अधिकार, वो अपर हैंड रहे। और जो 90% लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं। और अंग्रेजों के आने के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं बदला। फिर देश की आजादी हुई और उसके बाद संविधान बना। संविधान ने कहा हर व्यक्ति बराबर है, और बराबर करने के तमाम प्रयास किए। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, वीपी सिंह ने, बहुत सारे लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान के लेखक ही थे। नेहरू तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे। गांधी जिन्होंने राष्ट्र का जो है एक विजन तैयार किया था कि ऐसा देश होगा, और गांधी के विजन में कई सारे विजन थे। गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा, चूंकि हमारे देश में जो गड्ढे थे, जो पहाड़ थे, बहुत गहरी खाई थी दोनों के बीच में, और उसको चौरस करना आसान नहीं था। एक झटके में सब बराबर कर दिया जाए, ये संभव नहीं था, क्योंकि कोई डिक्टेटर नहीं था हमारे देश में। हमारे देश में लोकतंत्र, गणतंत्र लागू किया गया था। अभी 26 जनवरी को गणतंत्र आएगा, कल गणतंत्र दिवस होगा। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि आम आदमी का तंत्र। आम आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुमतवाद भी नहीं है। बहुमतवाद के बीच सरकार भले बहुमत से बनती हो, लेकिन सरकार चलना होगा सबकी सम्मति से, सबको साथ लेकर के चलना होगा। नरेंद्र मोदी नारे के तौर पे भरे बोलते रहे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास भले न हो, लेकिन सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को अगर छोड़ देंगे पीछे तो मुश्किल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के साथ वही हो गया। नरेंद्र मोदी ने समता, बराबरी को लाने के बजाय, संविधान को इम्प्लीमेंट करने के बजाय जड़ता को, विषमता को आगे बढ़ाया। जड़ता वो जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र, और विषमता ये कि हिंदू मुसलमान में भेद खड़ा किया, ऊंची नीची जातियां बनाए, एकदम जिसको कहते हैं कि भेद खड़ा कर दिया। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है। जो समाज की जड़ता है उसको एक तरह से कहिए मजबूती दी। भले पिछड़ावाद कहा कि मैं भी ओबीसी हूं, लेकिन 10% का जो आरक्षण दिया गया, आर्थिक आधार पे कहा गया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, वो आरक्षण में बेईमानी थी, आरक्षण में सेंधमारी थी और है। हालांकि कहते हैं लोग कि तमाम पार्टियां सवर्णों के आरक्षण के पक्ष में थी, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के नरेंद्र मोदी ने उसी परिपाटी को निभाया। और लंबी मांग थी, पहले से मांग थी, और 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। लेकिन वो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया, एक तो आरक्षण के कॉन्सेप्ट के खिलाफ था। आरक्षण इसलिए व्यवस्था थी कि
जातीय जो भेदभाव है वो खत्म हो, समानता आए, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न रहे। प्रतिभा किसी के भीतर हो सकती है, तो ब्राह्मण के बेटे में भी प्रतिभा हो सकती है, वो शूद्र के बेटे में भी प्रतिभा हो सकती है, किसी दलित के बेटे में भी प्रतिभा हो सकती है, उसकी बेटी में प्रतिभा हो सकती है, बेटा हो या बेटी, किसी के भीतर वो प्रतिभा हो सकती है। इसलिए संविधान में कहा है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भेदभाव हमारे समाज के मूल में है, उसको झटकना आसान नहीं रहा, चूंकि सबको साथ लेकर के चलना था। कुछ लोगों को अगर लेकर के चलना होता केवल, तो बहुत मुश्किल नहीं होता शायद। लेकिन जो हमारे देश के जो विजनरी लोग थे, जिन्होंने आजादी के बाद इस जो भारतवर्ष है, जो संविधान सम्मत भारतवर्ष है, उसकी जो कल्पना की, उसमें उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और किसी के साथ अन्याय न हो, ये सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि जब अन्याय को ठीक करना होता है तो कुछ लोग जो जमा करके रख लिया है, जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जब उनको हटाना होता है तो उनको लगता है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे जमींदारी प्रथा का जब खात्मा हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जब खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जब सबको बराबर कहा गया कि ब्राह्मण हो या दलित हो, सब बराबर, भारी विरोध हुआ। आज भी विरोध हो रहा है, सवर्णवादी आज भी। अभी देखिए जो शंकराचार्य की लड़ाई चल रही है, वो क्या चल रही है, वो क्या है शंकराचार्य की लड़ाई, उसके भीतर भी सवर्णवाद है, वही मनुस्मृति है। और शंकराचार्य जो लड़ रहे हैं आज, अभी मुक्तेश्वरानंद जिनके साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है, जिनके साथ पीडीए के सरोकार वाले लोग, खास करके अखिलेश यादव खड़े हो गए। हालांकि उनके खड़े होने का अलग राजनीतिक कारण है, लेकिन वो अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी जो कहा था कि संविधान से ऊपर है मनुस्मृति, आज उनकी मांग में सबसे बड़ी मांग है कि गौ रक्षा की जाए, दलितों के जीवन को बेहतर बनाया जाए, पिछड़ों के जीवन को बेहतर बनाया जाए, सबके जीवन को पूर्व जन्म के अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि इस जन्म के आधार पर उनके साथ न्याय किया जाए, उनको देखा जाए, उनको समझा जाए। ये धारणा जो है शंकराचार्य भी प्रकट नहीं कर रहे हैं। बराबरी की बात शंकराचार्य भी नहीं करते। खैर, मैं उस तरफ आज नहीं जाना चाहता हूँ। हम रहना चाहते हैं इसी मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, कि बीजेपी को क्यों मजबूर होना पड़ा। बीजेपी को मजबूर इसलिए होना पड़ा कि राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी दौड़ती रही सवर्णवाद को लेकर के, हिंदूवाद को लेकर के, अब उसको लगने लगा है कि ये सवर्णवाद, ये हिंदूवाद चलेगा नहीं, अब इसका समय पूरा हो गया है। और 2024 के चुनाव में जो झटका लगा, उस झटके ने इस राह पर आने को मजबूर कर दिया। 2024 में सपना था कि सत्ता आ जाएगी, 400 से ऊपर सीटें आ जाएगी, लेकिन बैसाखी पर आ गए। ये आरएसएस के लोगों को लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, बीजेपी को लगा, इसलिए बीजेपी को कहा कि ये गड़बड़ हो जाएगा। और अब यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया है, और ये 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थान है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां ये लागू कर दिया गया है। बाकायदा गजट आ गया है, भारत सरकार का जो गजट होता है, जो राजपत्र होता है, जब उसमें कोई चीज प्रकाशित हो जाती है तो वो कानून बन जाता है। तो ये यूजीसी एक्ट 2026 लागू हो चुका है 15 जनवरी से, और इसको लेकर के विरोध खड़ा किया जा रहा है। हालांकि वो विरोध सतह पे उतना गंभीर नहीं है जितना मीडिया में खड़ा किया जा रहा है। मीडिया में बताया जा रहा है भारी विरोध हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कहीं मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ अंटू पंटू जो संस्थाएं होती हैं वो अपना लेकर के, झंडा लेकर के दौड़ रही है। लेकिन बीजेपी ने लागू क्यों किया? बीजेपी ने लागू इसलिए किया कि उसको पता है कि सवर्णवाद अब नहीं चलेगा। भले उनके साथ ढेर सारे पिछड़े नेता हैं, ढेर सारे दलित नेता उनके साथ है,
लेकिन दलित नेता या पिछड़े नेता वो खोखले हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, और ये हो चुका है कि अपने समाज के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई और नेता हो, मायावती हो, सबके बारे में एक्सपोज हो चुका है कि इनको समाज से कोई लेना देना नहीं। इनके पहले नंबर पर इनके लिए इनका अपना अस्तित्व है। इसलिए अब देखिए, मैं 2 बताऊं कि आपको, बिहार में नीतीश कुमार की आखिरी पारी, अब कल हटेंगे कि परसों हटेंगे कि नरसों हटेंगे, नहीं पता। लेकिन जब भी है, अब 2025 के बाद, 2030 के बाद नीतीश कुमार तो नहीं होंगे। तो इनको पता है कि नीतीश कुमार के ढह जाने का मतलब होता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बिहार में देखिए, बीजेपी की सरकार चला रही है, लेकिन चल नहीं पा रही है। तमाम तरीके के विरोध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं है, वो बिहार है, और भारी विरोध है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो या और बीजेपी ने पिछड़ों को, पटेल राजनीति हो, सबको अपने साथ लिया है, लेकिन वहां वो लोग भी एक्सपोज हो गए। सबके बारे में पता चल गया, चाहे राजभर हो चाहे कोई और हो, कि ये सब अपने लिए है। और जो रणनीति अपनाई है अखिलेश यादव ने, जिस तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का सपोर्ट है, उसमें बीजेपी को लग गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह से हमारा खात्मा तय है। अब ये शंकराचार्य वाले प्रकरण में तो और भयंकर हो गया, लेकिन शंकराचार्य के प्रकरण को मैं उतना बड़ा नहीं मानता। शंकराचार्य का प्रकरण मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि तो शंकराचार्य चाहे वो हार जाए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हार जाए, हमारे दिलचस्पी इसमें नहीं है कौन जीता। हमारी दिलचस्पी है कि दोनों को साइड हो जाना चाहिए, संविधान को जीतना चाहिए, इस देश के आम नागरिक को दी जाना चाहिए। और धर्म का जो खेल है हमारे देश में साफ साफ देखा जा रहा है कि धर्म जो है वो अध्यात्म, या कहिए कि धर्म जो है मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाने का साधन नहीं रह गया है। धर्म के नाम पर पाखंड है, धर्म के नाम पर सत्ता लोलुपता है, और धर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं गुंडे, बदमाश, ढोंगी, पाखंडी, बेईमान, वो सब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म की खाल ओढ़ लेते हैं और बुलंद करने लगते हैं, चाहे हिंदू के भीतर हो या मुसलमान के भीतर हो या किसी और धर्म के भीतर हो। तमाम धर्मों की प्रासंगिकता जो है अब नष्ट हो चुकी है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म के धर्माचार्य जो आम नागरिकों के साथ, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ नहीं खड़े। सबको अपनी अपनी ऊंची कुर्सी दिखाई पड़ती है और सत्ता की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। केरल देखिए, जो क्रिश्चियन समाज है वो मोदी जी का स्वागत कर रहा है, लेकिन मणिपुर जाइए, क्या हुआ देश भर में, खूब चर्चा हुई, इतने चर्च जला दिए गए, इतना फलाना हो गया, लेकिन उनका स्वागत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्वागत? ये सत्ता है, उनको अपनी सत्ता बचानी है। मणिपुर के आम नागरिक भाड़ में जाए, क्या करता है मुझे, मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो ये जो सत्ता है, सत्ता के खेल में बीजेपी को लगने लगा है कि अब हमारा जो रथ था, जो हम अयोध्या से लेकर के निकले थे, उसका पहिया, उसका पताका सब खत्म हो गया है। सबको हमने भेंट चढ़ा दी है, अन्याय की भेंट चढ़ा दी। हमने न धर्म के साथ न्याय किया, न राष्ट्र के साथ न्याय किया, न संविधान के साथ न्याय किया। उनको समझ में आ गया है। ये बात तो लंबी लंबी करते हैं, लेकिन इस लंबी लंबी बातों के भीतर जो है कितना खोखलापन है, वो पिछले 11 सालों में देश के नागरिकों ने देख लिया। तो यूजीसी जो है, मैं पहले ये समझा दूं फिर और आगे आएंगे। यूजीसी जो है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तमाम जो विश्वविद्यालय हैं इनके देख रेख में, यूजीसी के देख रेख में चलती है। उनको ग्रांट भी मिलता है, उनको कायदे कानून भी यही तय करता है। और अब कहा जा रहा है, ये जो आया है, जो
यूजीसी एक्ट 2026 ये उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से ये लाया गया है। और इसको कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान यानी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें समानता को बढ़ावा देने का नियम है 2026। बराबरी लाने का नियम जो समता की बात करता है संविधान, इस कानून में उसका प्रावधान है। आपको पता है कि आरक्षण जो है पिछड़ों का लागू तो हुआ था 1990 में, लेकिन बहुत बाद जाकर के हायर एजुकेशन में 2005-6 में लागू हुआ, जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर बने थे, तब लागू हुआ था शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों का आरक्षण। पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के बड़ा हमेशा विवाद रहा। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, आज उतना वक्त नहीं, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए पहले रेगुलेशन ये जो एक्ट है उसकी बात कर देते हैं। तो 15 जनवरी से ये लागू हो गया है और इस रेगुलेशन के अनुसार इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। आपको पता है कि ओबीसी एसटी के साथ विशेष प्रोविजन है कि उनको अगर जाति सूचक गाली देते हैं या जाति सूचक संबोधन करते हैं या किसी और तरीके से जाति के आधार पर अगर प्रताड़ित करते हैं तो आप पे मुकदमा चार्ज हो जाएगा। अब उस श्रेणी में पिछड़ों को भी लाया गया है। और देखिए इसमें क्या है कि अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी एसटी के लिए तक सीमित था, जो मैं बता रहा था। और नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। जैसे एसटी एसटी के लिए सेल बनाया गया, वैसे ही अब ओबीसी के लिए भी सेल बनाना होगा। और अब इससे ये होगा कि जो ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर हैं, जो स्टाफ है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में, उनके साथ जातीय भेदभाव या उत्पीड़न अगर होता है तो उसकी शिकायत जो है वो दर्ज कराएंगे। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें समानता समिति गठित की जाएगी हर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी स्तर पर, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, न सवर्णों के साथ हो, न पिछड़ों के साथ हो, न दलितों के साथ, न ही अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के साथ, किसी के साथ किसी स्तर पर भेदभाव न हो। इसके लिए इसमें कमिटी गठित की जाएगी। और इसमें जो है ओबीसी, महिला, एससी एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को सदस्य के रूप में इस कमेटी में शामिल करना होगा। अभी जो मैं कह रहा हूं कि होगा मतलब एक्ट कर रहा है, ऐसा करना होगा, ऐच्छिक नहीं है, जरूरी है। तो समानता समिति गठित की जाएगी जिसमें ओबीसी, महिला, एससी एसटी, दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा। और ये समिति हर 6 महीने पे अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और ये बीजेपी को, ये क्षमा करेंगे, यूजीसी को भेजना होगा। यानी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज कमेटी बनाएगी। कमेटी में अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायतों के बारे में सारी क्या क्या किया वो सारी रिपोर्ट हर 6 महीने पर, मतलब साल में 2 बार यूनिवर्सिटी को भेजना होगा यूजीसी को, ताकि यूजीसी के पास तमाम चीजों का डाटा रहे। अब उसके बाद देखिए क्या है कि ये आपको पता ही है कि ओबीसी को विश्वविद्यालयों में नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया। पहले बच्चों को एडमिशन मिल जाता था, पढ़ाई के लिए जाते थे वो, लेकिन फैकल्टी में जो है 2010 से आरक्षण शुरू हुआ। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अभी भी, मतलब ये 2010 से लागू हो गया, फिर भी कितने साल हो गए, 16 साल हो गए, 15% से अभी तक उसकी भागीदारी उससे अधिक नहीं हो पाई है। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनकी भागीदारी, जो शेड्यूल ट्राइब है, 15% से आगे नहीं बढ़ा। यानी अभी भी 85% कब्जा जो है सवर्णों का है। और एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कि एसटी और एससी के साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई जुल्म ना हो,
उसका जो उसको हटाने के लिए, उसके समाधान के लिए जो कानून बनाया गया 1989 में लागू किया गया, उसके 36 साल के बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही। तो ये भेद बोलता है कि कानून बना देने भर से समानता नहीं आएगी, अन्याय नहीं रुकेगा। और उसकी बड़ी वजह है कि सवर्ण जो है अभी भी पूरे तंत्र पर हावी है। अब ये यहाँ देख लीजिए, जो अभी बताया कि इतने साल के बाद भी 15% से ज्यादा भागीदारी नहीं है वंचित समाज की, और 85% कब्जा जो है इनका है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि 90 में से मात्र 3 जिनके पास निर्णय करने का अधिकार है देश के संसाधन का। तो ये जो है और यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जो डेटा दिया गया यूजीसी की तरफ से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट को, उसमें यह था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 118.4% की वृद्धि हुई। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछड़ों दलितों के साथ किस तरीके के अन्याय हुए, अत्याचार। 118% की वृद्धि हुई है शिकायतों में। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण। अब कोई कह सकता है कि मोदी जी के समय में शिकायत करना आसान हो गया, शिकायत दर्ज होने लगी। साफ साफ झूठ है। अब रोज हम सुनते रहते हैं कि कैसे ये लेटरल एंट्री के द्वारा, एनएफएस के द्वारा आरक्षण को दबाया गया, या और उसके बाद 2017 याद कीजिए किस तरह से सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। 10% सवर्ण है देश में और 10% आरक्षण उनके लिए फिक्स कर दिया गया। फिर भी वो जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कमिटी बना देने से, खाली ये यूजीसी में कमिटी बनाई गई, एक लॉ लाया गया कि पिछड़ों को वहां अधिकार देना होगा। इससे सवर्ण समाज के लोग कहा जा रहा है कि गुस्सा है। अब कहाँ है वो अभी आगे बताएगा, कौन गुस्सा हो रहा है ये भी आपको बताएगा। अब उसके बाद देखिए थोड़ा और डिटेल में करता हूं कि यूजीसी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार वर्ष 2019 और 2020 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी। 23-24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई, और 19-20 से वर्ष 2023-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में कुल 160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई। अब इसको समझिए, लग सकता है कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन शिकायतें करना, आपको पता है कि अच्छे अच्छे लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत नहीं करते। वो स्कूल हो, कॉलेज है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों के साथ गड़बड़ी हो जाएगी। जो तंत्र है, क्योंकि तंत्र में वही लोग बैठे हैं, उनके बच्चे के रिजल्ट में कोई रिमार्क लगा दिया जाएगा, उनके साथ कोई और बदतमीजी बदमाशी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो तमाम तरीके के खिलवाड़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं जब तक वो सर से ऊपर न पानी गुजर जाए। तो जो शिकायतें हैं जान लीजिए वो हाई लेवल शिकायतें होंगी। उसके बाद देखिए कि आपको ये मालूम है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, और आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों के लिए 10% है। 10% आबादी है उनकी, 10% आपने आरक्षण दिया करके कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है। तो कितने प्रतिशत कमजोर है, इसका कोई डेटा सरकार के पास है? जब ये 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये लागू किया आरक्षण, तो क्या उसके पास कोई डेटा था? नहीं था। पुराने रिकॉर्ड के आधार पर, लोगों ने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर कर दिया आपने। तो 10% जब आपकी आपकी जातियों की संख्या है, बिहार तो उसका बड़ा उदाहरण। फिर आप जो है 10% आरक्षण क्यों किया? क्या सभी के सभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं? तो पता चलता है बिहार को भी अगर देखें, उसको अगर स्टैंडर्ड माने, तो 30% के आसपास सवर्ण जात में लोग जो है वो गरीबी रेखा के आसपास है। कितने? 33%। तो 10% का 33% कितना होता है? 3%। तो आप 4% लागू करते हैं आरक्षण सवर्णों के लिए, या कमजोर जातियों के लिए हमने जो है 10% की जगह पे 4% आरक्षण लागू करते, तो एक न्याय देखा जाता कि नहीं ठीक है। लेकिन आपने क्या किया?
10 के 10 आरक्षण लागू कर दिया, और इस पे किसी पिछड़े समाज ने, दलित समाज ने, फलाना समाज ने कोई आपत्ति नहीं। सब मजे में है, क्योंकि सबको सत्ता प्यारी है। वो भीड़ जो है पिछड़ों की, जो 63% है, जो दलितों की, जो आदिवासियों की, उस भीड़ से उसको कोई लेना देना नहीं। क्या नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जाके देखिए। आदिवासियों के साथ नक्सलाइट कह करके किस तरह से उनको मारा जा रहा है, उनके गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। और इसको आपको यकीन करना हो तो अब चले जाइए दाल मंडी में क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। कैसी सरकार है, इसका आपको आईना दिखेगा यहाँ, उसकी उसका प्रतिबिंब दिखेगा यहाँ, कि दाल मंडी में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। जो लोग 50-50 साल से, 100-100 साल से जिस घर में रह रहे हैं, कह रही है सरकार की ये घर तुम्हारा नहीं, अवैध कब्जा है, कागज दिखाओ। खुद इनके बाप जो है कागज नहीं दिखा पाते हैं। एक सरकार ऐसी आनी चाहिए जो सबके कागज देखे, और कागज सही है कि इतना सवर्णवादियों ने उत्पात किया है, अगर इतिहास में जाइएगा, कि वो, हालांकि मैं उस विचारधारा के व्यक्ति नहीं, जो पूर्वजों ने किया उसका बदला जो है आज के लोगों से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं ये लोग, दलितों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं लोग, पिछड़ों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं, क्या करते हैं, चप्पल चटवाते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, औकात नहीं है ढंग के जूता पहनने की, कपड़े भी सही नहीं है, लेकिन वो चप्पल चटवा रहा है एक गरीब आदमी से, जो दलित है, उसे चप्पल चटवा रहा है। इनका अहंकार देखिए। और यही अहंकार बीजेपी के भीतर है। इसी अहंकार ने बीजेपी को यहाँ लाके खड़ा किया। सत्ता में 3 बार से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि हम जाने वाले हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय किया, हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि सामाजिक न्याय जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो नेता हैं वो सामाजिक न्याय को मानने को तैयार है, सामाजिक न्याय के झंडे को लेकर के आगे बढ़ने को तैयार है? क्या वो सामाजिक न्याय चाहते हैं समाज में? क्या वो सामाजिक विषमता को खत्म करना चाहते हैं समाज में? कांग्रेस के भीतर जो लोग हैं, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे असली चर्चा करनी होगी। वो चाहे ओबीसी के अनिल जैहिंद हो, या दलितों के सेल के नेता जो है वो राजेंद्र पाल गौतम हो। इन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पार्टी के भीतर उन लोगों को खड़ा कीजिए जो लोग सामाजिक न्याय के सही, या कि ये वास्तविक या रियल रहनुमा है। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, फिर वही होगा जो बीजेपी का आज हाल हुआ है। नारे लगाने से जनता को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल भटका लोगे, उसके आगे जनता, आम आदमी भटकेगा नहीं। जागरूकता बढ़ी है। गटर मीडिया बना दीजिए पूरे चैनलों को, माल चुके वो सवर्णों के, या कहिए मालिकों के, उद्योगपतियों के चैनल हैं, काम करने वाले ज्यादातर सवर्णवादी लोग वहां हैं, उन दफ्तरों में, अखबार हो या न्यूज चैनल हो या यूट्यूब हो, उस पर भी ज्यादा उनका कब्जा है, क्योंकि संसाधन उन्हीं के पास है। हमारे पास क्या संसाधन है? हमारे जैसे और जो सामाजिक न्याय की बात कितने चैनलों पे आपने सुना है? आप जाइए, टटोलिए, सामाजिक न्याय पे कितने लोग बात करते हैं? समता और बराबरी की बात कितने लोग बात करते हैं? न्याय की बात कितने लोग कर रहे हैं? क्योंकि न्याय जो है, सबसे ज्यादा अन्याय दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ इस देश में हो रहा है। सरकार कर रही है, गुंडे तो छोड़ दीजिए। तो जब सरकार भी, सरकार के तंत्र में बैठे पुलिस वाले हों, आईएएस ऑफिसर हों, मंत्री हों, जब वही करने लगे तो क्या होगा? और दुर्भाग्य है हमारे समाज, हमारे देश की, कि वो पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज से भी जो नेता बन के जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम जिसके कंधे पे चढ़ के आए हैं, वो कंधा कितना कमजोर है। और यहाँ पे बाबा साहब जो कहते थे कि दलित दलित जो डबल चुनाव की बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ जाके लगता है कि वो सही सोच रहे थे। पता नहीं वहां भी कुछ होता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि सबके भीतर घुस गया है कि मेरे परिवार को आगे बढ़ना है। कोई नेता आप ढूंढिए, जरा बताइए, आपको नेता दिखाई पड़ रहा है जो सबको, अपने समाज को भी साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है? कोई जातिवाद इतना फैला हुआ है कि अपने समाज के लोगों को भी आगे लेकर के चलने की बात कर रहा है? क्या वो बात कर रहा है कि हम ये एक न्यायिक सेल बनाएंगे,
क्या वो बात कर रहा है कि एजुकेशन में कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, उसके लिए हम सेल बनाएंगे? नहीं है, नारे हर तरफ लग रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी को, लेकिन ये समझ में आया है कि अब ये नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, समाज बदल रहा है। और राहुल गांधी ने उसको, ये राहुल गांधी, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं तो अंडरलाइन कर रहा हूं कि राहुल गांधी के बोलने भर से ये आ गया, क्योंकि सोशल जस्टिस ही अगर जो मंडल ही जो है, कमंडल फूट गया है, जान लीजिए, उसमें छेद, ढेर सारे छेद हो गए। और ये अभी मुक्तेश्वर आनंद और जो इसका विवाद है आदित्यनाथ का, ये विवाद उस कमंडल के समाप्त हो जाने का विवाद है। अब इनका पूर्णाहुति हो, समापन हो रहा है, वो आखिरी आहुति पड़ रही है, और यहाँ से नया अंकुर निकलेगा, और वो अंकुर जो है मंडल का है। और यूजीसी इसलिए महत्वपूर्ण है, इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें और महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा और आपको मैं डिटेल इसमें दूं, तो जो हम बता रहे थे कि 27% पिछड़ों के लिए 63% पिछड़े हैं, 27% उनको आरक्षण है। फिर एससी के लिए 15%, जितनी संख्या उतना है, शेड्यूल कास्ट के लिए है जितनी संख्या उतना शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन पिछड़ों के साथ भेदभाव। सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, ये फालतू लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर जो लिखा है अग्रणी जातियों को, वो फालतू लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नकली सर्टिफिकेट बना करके सब जो है इसी में आ जा रहा है। और लगभग 60% सीटें इस तरह से देखिए कि आरक्षित हो गई। 50% का था कि 50% ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसको विशेष आर्थिक आधार पे करके इसको डाल दिया। तो आर्थिक आधार पे तो सबके लिए होना चाहिए था, सबके लिए नहीं है, केवल सवर्णों के लिए। और 40% सीटें जो है अनरिजर्व, और ये जो 40% सीटें हैं, किसकी सीटें हैं, किस पर कब्जे, किसका कब्जा है, ये असल खेल है। और वो खेल ये है कि इन 40% अनरिजर्व सीटों को अगड़ी जातियों के लिए पूरी तरह से, एक तरह से समझिए कि आरक्षित कर दिया गया है। कानूनी तौर पे नहीं किया गया, लेकिन व्यवहार में ये 40% जो सीटें हैं, जो अनरिजर्व सीटें हैं, वो कंप्लीटली अगड़ी जातियों के लिए। और देखिए, लिखा जा रहा है, फॉरवर्ड प्रेस ने लिखा है कि इन अनारक्षित सीटों पर वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भी आमंत्रित नहीं किया जाता, क्योंकि वो किसी न किसी कैटेगरी में डालते हैं। जब उस कैटेगरी में डालते हैं तो उसी के होके रह जाते हैं, उनको नहीं इधर आने दिया जाता है। और देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य सवर्ण है। तो फिर राहुल गांधी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, राहुल गांधी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो है, या जो जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें वाइस चांसलर के पद पे आरएसएस के लोग आ रहे हैं। आरएसएस के कौन लोग? वही सवर्ण है। और जो पिछड़े लाए जा रहे हैं, एक आध इक्के दुक्के, वो भी सवर्णवादी सोच से भरे हुए हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसमें कुलपति गए थे, और एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने किस तरह से अपमान किया, एक लेखक का उदाहरण है। तो ये जो है, कुलपति और प्राचार्य के पदों पर वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि जो वाइस चांसलर है और प्राचार्य है, इसके पद पर कोई रिजर्वेशन नहीं। लिहाजा ये सभी पद लगभग अगड़ी जातियों के लिए आरक्षित हो गए। और ये विडंबना है कि देश के 99% कुलपति अगड़ी जातियों के हैं। ये फॉरवर्ड प्रेस जो है वो लिख रहा है। और ये फॉरवर्ड प्रेस जो है वो वेबसाइट है, और ये आरक्षण को खास करके जो अम्बेडकराइट है, जो बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, ये प्रेस है, जो अखबार है, जो वेबसाइट है, उसके अनुसार है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने 2020 में सभी कुलपतियों को हाजिर होकर यह बताने को कहा था कि वे आखिर क्यों आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमिटी है, उसने कहा था कि भाई आप जो है बताइए कि आरक्षण की नीति क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं। और आज तक 6 साल हो गए, आयोग ने, यानी यूजीसी ने अब तक इस आदेश के, ये जो सवाल पूछा गया था, इसका कोई जवाब नहीं दिया। 6 साल हो गए, समझिए इनकी ताकत। और देखिए,
अब बात आती है कि बड़ा कहा जा रहा है कि बड़ा विरोध हो रहा है। आप देखिएगा, अगर गूगल करिएगा या कहीं और गटर मीडिया में चल रहा होगा शायद कि बड़ा भारी विरोध हो रहा है। कौन विरोध कर रहे हैं वो भी आप पढ़ देखिए। ये विरोध कर रहा है जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है। कौन कौन है? करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठन। हालांकि वैश्य जो है कई जगह पिछड़ों में आते हैं, लेकिन वो भी अगड़ों के साथ खड़े रहते हैं, जो कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि उनके पास पूरा व्यापार है, कब्जा है उनका। वो जातीय भेदभाव के शिकार नहीं होते। वैश्य समाज में भी जो बेचारे कुछ और जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, वो तो शिकार हैं वो, लेकिन यहाँ भी वो सवर्ण और बैकवर्ड है। और अब का इस कानून के तहत है कि ये कानून ये कहता है कि अगर इस नियम का इक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है यूजीसी ने, और कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा, यानी समतावादी नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कठोरता क्यों अपनाएगी? उनको पता है कि गद्दी खिसक चुकी है। आम लोगों के बीच नेता तो खारिज हो जाएंगे, देखिएगा ढेर सारे नेता अगले चुनाव में खारिज हो जाएंगे। आम आदमी को ये समझ में आ गया है कि ये लोग जो हमारे नेता हैं वो हमारे लिए नहीं है। ये बीजेपी को भी समझ में आ गया है, कांग्रेस को समझना है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी इसका पालन नहीं करेगा उसको यूजीसी के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा, कोर्स बंद कर दिया जाएगा, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर भी रोक लगा दी जाएगी और संस्थान की मान्यता भी खत्म की जा सकती है। अब इसके भी प्लस माइनस या कहिए कि दो तरफा जो है दुधारी तलवार की तरह परिणाम आ सकते हैं, लेकिन अभी तो उसको पॉजिटिव रूप में ही देखा जाए। और इस रेगुलेशन का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो वंचित वर्ग है, यानी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये जो समाज है, इसके भीतर जो डर है उसको खत्म किया जाए। और इस डर को खत्म करने से वो डर रहे हैं जो डर का शासन चाहते हैं। उत्तर प्रदेश उसका बहुत मजबूत उदाहरण है। जो भय का शासन चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भय का शासन चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। इसलिए आप गौर कीजिए, करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, ये सब इकट्ठा हुए और ये जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर अग्रणी जातियों का जो दबदबा है, जो वर्चस्व बना हुआ है, उनको लग रहा है कि इसके बाद इस वर्चस्व को गहरी चुनौती मिलेगी और उसका लाभ कमजोर वर्ग को मिलेगा। और देखिए, नवभारत टाइम्स का एक मैं छोटा सा पीस दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि लिखा है, जो आर्टिकल छपा उसमें उसने लिखा है कि यूजीसी एक्ट के विरोध में यति नरसिंहानंद गिरी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शुक्रवार को डासना पीठ के देवी पीठ के पीठाधीश्वर जंतर मंतर पर एक्ट के विरोध में अनशन करने जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें गाजियाबाद में रोका गया। पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने यूजीसी एक्ट का जोरदार विरोध किया। अब बताइए कौन है ये, क्या हैसियत है इसकी? ये विरोध कर रहा है तो बता, अरे ये तो सबका विरोध कर रहा है। नारियों का विरोध, वीडियो आपने देखा होगा, नारियां नारी नागन की तरह होती हैं। ये तो मुसलमानों के खिलाफ क्या नहीं बोलता है। यूएपीए उन मुसलमानों पे लगा दिए गए जिसने भाषण दिया नहीं दिया उसको कह करके 5 साल से 6 साल से उसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है कोर्ट में। कोर्ट का रवैया क्या है सबको पता है। बाहर आकर के वो बोल रहे हैं धनंजय चंद्रचूड़ साहब की जो है ऐसा होना चाहिए था, जेल नहीं बेल जो है नियम होना चाहिए।
लेकिन उन्होंने खुद क्या किया, इस आदमी पे भी लगना चाहिए था। ये तो भयंकर जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति है, भगवा पान करके जो हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म क्या केवल ब्राह्मणों का है? हिंदू धर्म क्या केवल सवर्णों के लिए है? बाकी कहाँ है, कौन है? तो ये सारे सवाल हैं, और ये सारे सवाल अब केंद्र में होंगे। अब कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, और कांग्रेस की भूमिका ये है कि जो आपके दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सेल के भी, अल्पसंख्यक सेल को भी साथ लेना होगा, कि जो अल्पसंख्यक सेल में जो आपके दलित, पिछड़े हैं, क्योंकि वहां भी भले वो कहते हैं इस्लाम वाले कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति के आधार पर कोई, हमारे पास जाति भेद नहीं है। सब जितने धर्म हिंदुस्तान में है, सारे धर्मों के भीतर जो है जाति भेद है। कहने को सब ऊपर से ऊपर बता रहे हैं, सब ठीक है, चंगासी, लेकिन चंगासी नहीं है, भीतर दंगासी है। बाहर चंगासी, भीतर दंगासी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।